हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आगे से हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि कल हम लोगों ने 200 प्रश्नों का निचोड़ किया था और कल से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, और वो भी रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और देखिए, बस क्वेश्चन एकदम डिक्टो नहीं आता है, कहीं आपको ऑप्शंस हेल्प कर देगा, कहीं पर कोई एक वर्ड हेल्प कर देगा। इसी तरीके से हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट लाइन अगर आप सोचोगे कि एकदम हूबहू ऐसे मिल जाए तो ये तो नहीं होगा, बट हाँ, जो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं एलिमिनेशन में बहुत हेल्प मिलती है, सोशल साइंस में स्पेशली। ठीक है, 22 का क्वेश्चन है। और अच्छा, सोशल साइंस का देखिए अभी भी 7 से 8 डेज है। सोशल साइंस का अगर आपको रिवीजन करना होगा तो आप हमारी पेड नोट्स ले सकते हो। 40 नंबर का डायरेक्ट आपको मेरे इसी नोट से मिलेगा, और ये मैंने खुद तैयार किया है क्योंकि मुझे भी अपने एग्जाम के समय में बहुत हेल्प मिली थी। तो आप ले सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। व्हाट्सअप नंबर कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 72, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताओ। अब मानचित्र का प्रयोग उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है, ठीक है ना, कि यूजिंग ऑफ मैप इन अ क्लासरूम, इसमें से कौन सा बेस्ट होगा। तो इसके लिए चलो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला लिखा है कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। मैप इज अ सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। जी हाँ, जो मैप वगैरह हम यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? सामाजिक और राजनीतिक चीज़ें दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। तो ये बात सही है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल नॉर्थ हैज ऑलवेज हैज बीन सोन एट द टॉप ऑफ अ मैप इन ऑल सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। ये गलत है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। अच्छा, मैप बोल रहा है कि 3 डायमेंशनल है और हम लोग 2 डायमेंशनल में रहते हैं। ये बात भी गलत है। शिक्षार्थियों में जो समय की कॉन्सेप्ट है उसको विकसित करने के लिए मानचित्र हेल्पफुल है। टाइम का कॉन्सेप्ट आप मानचित्र से कैसे सिखा सकते हो? कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इस बात का। तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और कल की वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। जो 200 प्रश्नों का है वो जरूर देखना। जिसने नहीं देखा है ना, जितना ज़्यादा देखोगे उतना ही कॉन्सेप्ट की जो है क्लियरेंस होगी, साथ में आपको हेल्प मिलेगा। जस्ट इसके बाद में वो वीडियो देख लीजिएगा। और लाइक्स भी आप लोगों ने किया है, तो इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। और बहुत जल्द आप सभी के लिए 1 लाइनर एंड शॉर्ट नोट्स आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, क्योंकि मैं सोची हूँ कि वो वीडियो डालने के बाद से कुछ दिनों के बाद से इसको डिलीट कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? बताइए सारे क्वेश्चंस, और आंसर भी दिया करो, इसलिए थोड़ा सा मैं पॉज लेके भी बोलती हूँ। बताइए 73 आपको क्या लग रहा है, इसका क्या हो सकता है? तीनों ऑप्शंस पढ़ो कि शिक्षार्थियों के जीवन से, ये पैडागॉजी है, सोशल साइंस की पैडागॉजी है। शिक्षार्थियों के जीवन से आपको अधिगम को जोड़ना है, और इसके प्रयास में एक आप सोशल साइंस के टीचर हो, आप क्या करोगे? आप विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करेंगे। मतलब कि अधिगम को जोड़ना है, आपको एक प्रयास करना है, कनेक्ट लर्निंग विद लर्नर्स, मतलब बच्चों के जीवन से जोड़ना है उसको। तो सोशल साइंस के टीचर्स को इंटेंशनली एंड एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स इन द सब्जेक्ट कंटेंट। एक बार इंग्लिश का जरूर पढ़ लेना, बहुत हेल्प मिलती है। जब भी हम डाइवर्स कल्चरल की बात करते हैं, ये हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है। सो ए तो 100% होगा। जहां जहां ए नहीं है उसको हटा देते हैं। अब 2 ऑप्शंस बचा। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन बना रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलो ठीक है, ए तो हमारा सही है। उसके बाद से देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, ये कभी भी सही नहीं होता है। क्लास में आप बच्चों के पर्सनल लाइफ, पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड्स, उससे अगर पॉइंट आउट करोगे तो इसका मजाक भी बनाया जा सकता है, जो कि गलत है। खत्म, नो डाउट हमारा ए एंड सी ही होगा। बच्चों को उदाहरण और अनुभव से, मतलब जो भी एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपीरियंस है, उनको क्लास में शेयर करने के लिए आपको मौका देना चाहिए। सो ए एंड सी इज राइट। ओके, पेडागोजी के लिए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, आप 20 मार्क्स गेन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टाइम्स को बचाते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आपके टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। तो आखिर में हिस्ट्री पढ़ाते वक्त आपने देखा होगा कि हम लोग वंशावली, जीनोलॉजी चार्ट का यूज करते हैं। क्यों? ताकि हम किसी भी राजा की ग्रोथ,
ठीक है, और उसका डेवलपमेंट दिखा सकें, किसी भी साम्राज्य या वंश का वर्धन मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट को चित्रित करने के लिए। दूसरा अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, इंग्लिश का पढ़ लेना बहुत हेल्प मिलेगी। एंड फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाने के लिए, यस। क्रोनोलॉजी रूपरेखा दिखाने के लिए, ये भी करते हैं, ये तीनों तो करते हैं। बट वंशावली चार्ट से हम बच्चों के अंदर स्थान, प्लेस का कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, ये भी कोई सेंस नहीं बनता है अगर आप सोचो तो डी तो होगा ही नहीं, ABC ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एवं एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एडॉप्टेशन मतलब कि चेंज करना चाहिए। अगर आप दृष्टिबाधित जो विजुअली चैलेंज्ड हैं उनके साथ काम कर रहे हो तो एज अ सोशल साइंस के टीचर आप अपने जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसमें क्या एडॉप्टेशन करोगे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले तो हम यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलेंगे। देखो भाई, उनको विजुअली चैलेंज है बट वो सुन तो सकते हैं ना, इसलिए हम एकदम क्लियर बोलेंगे, जहां पे रुकना होगा विराम लेकर उच्च आवाज में बोलेंगे, ये सही है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। अब बताओ, एक बात बताओ, जब वो विजुअली चैलेंज्ड हैं तो आप कितना भी अट्रैक्टिव चीज दिखा लो, उसका क्या मतलब है? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, खत्म, बी हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर दूसरा, आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, एलिमिनेट करो, गोला बनाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आता है। बट यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम सारे पढ़ेंगे। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, गिव वर्बल क्लूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू इमेजिन। यस, हम ये कर सकते हैं कि हम उनको इमेजिन करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो ये तो सही है। डी देखो, कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल आपने देखा, जो ऐसे टच एंड फील करके हम बताते हैं, जो विजुअली चैलेंज होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। सो ACD ऑप्शन नंबर दूसरा। 76 देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन पे विचार करो और यहां से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, प्रोजेक्ट विधि, इसकी बात हो रही है सोशल साइंस में, शिक्षण में, ठीक है। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है कि यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, इट इज इंस्पायर्ड बाय प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि आपने देखा होगा सोशल साइंस में भी हम बहुत सारे, ऐसा नहीं है जैसे कि ये तो मिथ है ना कि नेचुरल साइंस इंपॉर्टेंट है उसी में प्रोजेक्ट्स बनते हैं, नहीं भाई, इसमें भी बनता है, तो ये तो होगा ही। यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है, जी हाँ, और ये जो डिस्कवर वर्ड है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये तो सही है। एंड A एंड B तो अभी तक सही लग रहा है हमें। यह पूर्ण रूप से एक शिक्षण केंद्रित विधि है, नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित है, क्योंकि हम बच्चों से करवा रहे हैं। C तो होगा ही नहीं, जहां जहां C है उसको हम ऐसे उड़ा देते हैं, ठीक है। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब 2 ऑप्शंस बचा है, देखते हैं कौन सा सही है। 50% चांस सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इट अलाउज लर्निंग थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिवली। यस, जब भी आप बच्चों से कुछ करके प्रोजेक्ट करवाते हो ना, तो बच्चा खुद से करता है, स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानते हैं। सो A, B एंड D ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, अभी ये सारा पेडागोजी है, अभी हिस्ट्री स्टार्ट होगा। आज मैंने सोचा कि पहले हम पेडागोजी से ही शुरुआत करते हैं। अ सोशल साइंस टीचर विलिंग टू इंक्वायर विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव वुड व्यू द लर्नर्स एज। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब जो ज्ञान का निर्माण करते हैं, रचनात्मक, बहुत क्रिएटिविटी होते हैं। अन्वेषण का मतलब खोजबीन, तो अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, कई बार आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे जिसका मतलब नहीं समझ में आएगा, बट समझ लेना कि पॉजिटिव में पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, तो आंसर भी पॉजिटिव वाला लगा के आगे बढ़ जाना, हिंदी की मीनिंग मत निकालना, ठीक है। ये बहुत ही कारागार होता है, बस आप क्वेश्चंस को पहचान लो। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव में पूछ रहा है कि शिक्षिका अपने बच्चों को किस तरीके से देखेगी, तो चलो 77 पहला लिखा हुआ है कि सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने को उत्सुक। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया था कि खोज करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ऑप्शन नंबर A होगा ही। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, इमेजिनेशन करो, इमेजिनेट करो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, तो यस ये भी राइट है। अगला देखिए, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, ट्राइंग टू सजेस्ट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, ये भी सही है।
विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित कर दो, मतलब पोस्टपोन कर दो। जी नहीं, कभी भी हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि अच्छा ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज है तो हम इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको पोस्टपोन करते हैं। ये वर्ड हमेशा गलत होता है। जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं आप उसको बहुत ही सेंसिटिवली अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। ये नहीं कि अरे ठीक है छोड़ो इसको हटाओ, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, हम इस पर नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि आज के समय में बहुत सारे लोग बोलना नहीं पसंद करते हैं, तो ये गलत है, डी होगा ही नहीं। तो हमारा दूसरा, वैसे भी इसमें अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक समाज विज्ञान की शिक्षिका अपने बच्चों को इसी रूप में देखेगी, ए, बी एंड सी। ठीक है, सेकेंड विल बी राइट। चलिए, अब इसको लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चंस को देखना है, ध्यान से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है बस। समाज विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? 4 ऑप्शंस हैं, बताइए। जो समाज विज्ञान का करिकुलम है उसको बहुत ज़्यादा समावेशी बनाने में किसकी हेल्प होगी? देखिए, पहला लिखा है कि पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ दो। समावेशी बनाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इंजेंडरिंग द करिकुलम, देखिए अगर आप समाज विज्ञान के जो हमारा पाठ्यचर्या है उसको बहुत ज़्यादा आप इंक्लूसिव बनाना चाहते हो, इसका मतलब सभी को स्थान मिलनी चाहिए। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कुछ किताबें ऐसी होती है ना जिसमें बस मेल को ही दिखाते हैं कि वो पायलट हैं, वो इंजीनियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फीमेल को भी दिखाओ ना आप किताब में कि फीमेल भी जो है इंजीनियर हो सकती है, पायलट हो सकती हैं, बट आज के समय में ऐसा नहीं है। तो पाठ्यचर्या को हमको जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना चाहिए, जो मुद्दे हैं। ठीक है, सही है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट, कक्षा में एक रूप निर्देश, एक निश्चित शिक्षण शैली। मैंने हमेशा से बताया है कभी भी आपको यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना है, एक ही तरीके की टीचिंग नहीं करनी है। आपकी क्लास में 2 बच्चे अच्छे होंगे, 2 बच्चे थोड़ा धीरे समझते होंगे, 2 बच्चे थोड़े शैतान होंगे, तो आप सबके लिए एक ही पैटर्न थोड़ी ना फॉलो करोगे। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक रूप निर्देश हमेशा गलत होगा। तो बी को तो आप खत्म ही कर दो, जहां जहां बी है उसको उड़ा देते हैं, ये भी खत्म, ये मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप दूसरा आंसर निकल आया। देखा आपने, इस तरीके से करना है। तो ए तो सही है, बी हो नहीं सकता। अब यहाँ पे इसने डी को भी खत्म कर दिया है, क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि 1 एग्जाम पेपर फिटिंग ऑल लर्नर्स, एक तरीके का परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, ये भी तो गलत है ना। आपको समावेशी बनाना है, आपको हर बच्चे को देखना है। समावेशी का मतलब ही होता है कि हर तरीके के बच्चे को एक क्लास में पढ़ाना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करना है, ना कि सारे बच्चों को एक ही खांचे में जड़ दो कि आओ बच्चों सब यही सवाल करोगे, ऐसा कभी नहीं करना है। तो डी होगा ही नहीं। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना और अधिकाधिक निम्न वर्गीय प्रसंगों के, बहुत सारी रिसोर्सेज की यूज कीजिए ताकि कुछ बच्चे देख के सुन के ऐसे भी समझ सकें। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, दूसरा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? वाई शुड स्टूडेंट्स लर्न टू क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ पे ना वन वे में नहीं सोच रहे हो, आपने मल्टीपल उसके बारे में सोचा, एक तरीके से पूरा उसका ऑपरेशन ही कर देना। क्रिटिकल थिंकिंग वही होता है। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, बताइए। पहला लिखा है कि कमियों को इंगित करने के लिए और लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। जी नहीं, हमको फ्लॉज पे पॉइंट आउट नहीं करना है कि देखो तुम्हारे में ये कमी है, ये तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, मतलब जो स्टेटस है उसको बनाए रखो, ये भी बिल्कुल गलत है। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बच्चों को हमें विवेचनात्मक बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको दिखाइए कि जो मुद्दा हो रहा है ना सामने, जो घटना हो रही है, वो कल को किसी के साथ भी हो सकता है, वो हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3, एक रूप समशील दृष्टिकोण। अभी मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म वर्ड सही नहीं होता है, आपने सारे स्टूडेंट्स को एक जगह ही घेर दिया है, खत्म, ओनली 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरण में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। जहां पे आपको डाइवर्सिटी दिख रही होगी वो वाला ऑप्शन आपको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इसमें डाइवर्सिटी तो हमें दिख नहीं रही है कि नहीं? हमको तो विविधता देखना ना कि जहाँ पे हर तरीके की चीज़ें हों, खत्म। एक को मौका मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिला, ये तो गलत है। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बड़ा अमीर है, ये भी गलत।
रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के खास समुदाय से आता है, ये भी गलत। पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती, ये होती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, विविधता है, और आप हर एक के मातृभाषा की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे तो कंपेयर कर दिया है, अमीर गरीब, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। 4 81 देखिए, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, सारे नहीं हैं बट देखेंगे कुछ इसमें अरुणाचल प्रदेश का है। जैसे कि आप देखिए, एक मिनट, शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों का भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहोगे? मानचित्र पे बोलेंगे कि बेटा बताओ इसमें से कौन सा किस राज्य का है, तो आप बताइए ये सारे नाम देखकर। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश का नाम दे दिया था, तो आप उससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ना चाहते हुए भी आपका आंसर निकल ही आएगा तीसरा, थोड़ी बहुत भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो ये जो आपका बोमडिला है ना, ये सब कुछ, ये देखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, और तवांग लिसांग ये सब आपके मणिपुर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। बच्चों से आप बोलोगे कि देखो बच्चों ये सारे दर्रे हैं और आप मुझे मानचित्र पे बताइए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, और इसके अकॉर्डिंग बच्चे समझ भी लेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। 1 सेकेंड, और हाँ अभी हिस्ट्री स्टार्ट होगी 90 के बाद, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने का प्रोत्साहित करती हैं, केवल इसको छोड़कर, मतलब नेगेटिव वाली लाइंस को छोड़ दीजिएगा और बताइए कि कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस पेडागोजी एनकरेज टीचर्स को एनकरेज करेगी कि ये सब करो, बस एक ऑप्शंस को छोड़कर। तो देखो पहला लिखा है कि शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभव को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, हम बोलेंगे बच्चों को ऐसा करने के लिए। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करो ताकि वो अच्छे बने, गलत। पहले देखा होगा अपने स्कूल में कॉपी में जो आंसर लिखा है एकदम रट्टा कर लेना है और वही सारे बच्चे आंसर देते थे, जो कि गलत मेथड है। हमें हर बच्चे को ये नहीं बोलना हर बच्चा अपना कि तुम सब एक ही आंसर रटो, एक ही आंसर दो, ये गलत चीज़ होती है। दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, तो दूसरा नहीं होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी का पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, कॉन्क्रीट मेथड में, ये भी सही है। ये नहीं हो सकता है कि आप सारे प्रश्न, चलो बच्चों क्वेश्चन सुना तो पता चला सारे बच्चे एक ही लाइन बोल रहे हैं, आपने तो रटा ही दिया है और हमें रटाना भी नहीं है बच्चों को, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर दूसरा, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, दूसरा। चलिए अब जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके में आएगा ही, आपके सिलेबस में है। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है। तो पहले जो है वही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये तो आपका है, देखा होगा आपने, फुटबॉल क्रिकेट इसमें लड़कों को ही भेजते हैं। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, जी हाँ। इवन आपने देखा होगा ये छोटे मोटे स्कूल्स में जो फंक्शन होते हैं, लड़के आराम से बैठे रहेंगे, लड़कियां बेचारी घर से भी सामान लेकर आएंगी, वहां पर भी सजाएंगी, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि तुम्ही लोगों को नाश्ता वगैरह भी सब कुछ प्रिपेयर रखना है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, बट ये दोनों तो हैं, क्योंकि हमने केवल लड़कियों को बोला, लड़कों को भी बोलो कि तुम लोग भी बोर्ड सजाओ तो होता। तीसरा देखिए, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, ये रूढ़िवादिता का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाता ना कि लड़कों का ही दबदबा होता है, लड़कियां तो धैर्य होती हैं, सौम्य होती हैं, कोमल होती हैं, तब ये हो सकता था। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, ये भी है कि आपने डिसिप्लिन बनाने के लिए लड़का और लड़की दोनों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया है। बॉयज एंड गर्ल्स आर मेड टू सिट इन सेपरेट रोज फॉर एंश्योरिंग डिसिप्लिन इन क्लास, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं है।
तो इसमें से बताइए कौन सा जो है स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है। अभी हमने देखा तीसरा कि while boys try to monopolize the class discussion, attention is given to the both girls and boys to encourage participation। आपने दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया है और ये स्टीरियोटाइप होता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये स्टीरियोटाइप है कि लड़कों को फुटबॉल खेलने के लिए भेजो, लड़कियों को बोर्ड सजाने के लिए बोलो, तो दूसरा हमने पहचान लिया, नहीं तीसरा हमने पहचान लिया अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जिसने लाइक नहीं किया है सबसे पहले तो लाइक कर दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या जरूरी है? सोशल साइंस को आप इफेक्टिव तरीके से क्लास में पढ़ाना चाहते हो, इसके लिए क्या जरूरी है? अतीत के जितने भी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उसको बनाए रखो, मतलब पास्ट में जो भी पुरानी प्रथाएं हैं हम उसको बना के रखेंगे तो हमारी टीचिंग अच्छी होगी। ये भी कोई सेंस वाला आंसर नहीं है, ये खत्म, तो ए हटा देते हैं। अभी भी 3 ऑप्शंस बचे हैं। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। जी हाँ, देखिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस करनी चाहिए, जो भी हमारे पास लिटरेरी टेक्स्ट है चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, ये एक अच्छा तरीका होता है। अब ये थोड़ी नहीं कि पुरानी चीज़ें हैं तो हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, वैसे भी एनालिसिस एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जिसे हम विश्लेषण बोलते हैं। टैग वर्ड्स में मैंने आपको बताया है, तो बी तो होगा ही, ठीक है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन कर दो, डिस्कार्ड कर दो सारे सोर्सेज का जो नॉन टेक्सुअल हैं, गलत। डिस्कार्ड वर्ड सही नहीं है, सी तो होगा ही नहीं, तो ये भी सी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, केवल तीसरा ही बचा। स्रोतों के जो है आप त्रिकोणीय को प्रमुखता दो, गिविंग प्रीमेसी टू ट्राईएंगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इस तरीके से आप एनालिसिस कीजिए कोई भी पार्ट्स हैं उसको। तो ये जो त्रिकोणीय जो एक तरीके से देखा जाए मेथड, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ओनली यहाँ पे हमारा थर्ड, बी एंड डी, ठीक है। ये देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, इसलिए अपना समय जरूर बचाना, ठीक है, एग्जाम में। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सेंसिटिविटी ऑन सोशल जस्टिस इन अ क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड। किस तरीके से आप क्लास में एक सोशल जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता को किस तरीके से बना के रख सकते हो? यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। पहला देखते हैं, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। जी हाँ, आप क्या कर सकते हो कि जितने लोगों भी जो कंटेम्प्रेरी एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम पीपल्स स्ट्रगल्स एंड स्टोरीज ऑफ एडवोकेसी, सभी को आपको शामिल करना है। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे लिखा ना कि आप जब डिस्कशन कर रहे हैं तो उस समय जो भी जन आंदोलन में या जो भी पक्ष समर्थन की कहानी के अंश हैं आपने सभी को शामिल कर लिया, तो इसमें हम सामाजिक न्याय के प्रति सेंसिटिविटी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ए होगा ही। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, गैर बराबर शक्ति समीकरण के भी रूप में देख सकते हैं, अनइक्वल पावर इक्वेशंस, ठीक है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। इंगेजिंग क्लासरूम डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन सोशल जस्टिस, ये भी होगा। एंड डी है कि कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर खत्म, ये हो ही नहीं सकता है। पनिशमेंट, अगर आप सजा दे रहे हो बच्चों को, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, डी हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, डी को छोड़ के सारे सही हैं, ठीक है। ये देखिए 86 देखिए, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि क्या? पैडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू। सारे ऑप्शंस पढ़िए और बताइए। पहला लिखा है यहाँ पर देखिए, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित। ऑब्वियस ही बात है, बिना सोर्स के हम हिस्ट्री कैसे आप सोच सकते हो? कोई ना कोई सोर्स था तभी तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आई है, ये तो सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें, जो आपको इसमें कंटिन्यूटी एंड जो भी चेंजेस हैं इसको खोजना चाहिए, ये भी सही है 86 का। इतिहास व्याख्यान के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। हिस्ट्री इंगेज विद डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सेप्ट द डोमिनेंट कम्युनिटीज। ये मतलब डोमिनेंट कम्युनिटी के व्यूज को दिखाओ, ये तो गलत हो गया ना कि जिसका दबदबा है, ये तो हो ही नहीं सकता।
कि केवल प्रमुख समुदाय के विचारों को आप दिखाओगे और बाकी के समुदाय के कहाँ जाएंगे? तो ये तो होएगा ही नहीं, सी हो ही नहीं सकता है। जहाँ जहाँ सी है पहले हम उसको हटाते हैं, क्योंकि सी एक नेगेटिव वर्ड है कि आपने केवल डोमिनेंट जो कम्युनिटी है उसके व्यू को दिखाएंगे। तो अब आंसर तो ऐसे ही क्लियर है दूसरा, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें, ये भी सही है। तो एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में और इसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो हो गया दूसरा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पॉलिटी का क्वेश्चन अब आया। 87 देखो, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? समानता, जीवन, न्याय, आजादी, बताइए। और मैंने आपको बताया था जीवन का अधिकार, जल का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये जल का अधिकार कल हम लोग पढ़ रहे थे, हवा का अधिकार हो गया, ये हमारे जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। मौलिक अधिकार के किस भाग के रूप में इसको स्वीकारा गया है? लाइफ, जीवन का अधिकार, ठीक है। और एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है ये। चलिए, आसान था ये। 88 देखते हैं, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, ये भी आपका डायरेक्ट पॉलिटी से पूछा। ये किसने बोला है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे पहली बार इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? मतलब कितने जो है वो नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते हैं, बताइए। केवल 2, मैंने आपको बताया भी था अपनी क्लास में कि जो 2 होते हैं ना वो मनोनीत होते हैं, उनका कोई इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो तीसरा 90 देखिए, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। काफी लंबी लड़ाई लड़ा था यहाँ के लोगों ने, क्योंकि राजशाही तंत्र था, राजा का तंत्र वहां पे शासन चलता था पहले। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो यहाँ तक 90 कंप्लीट है। अब दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। रिवीजन करेंगे बार बार ताकि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी पूरे 60 में से 60 नंबर की लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्द आपको शॉर्ट नोट्स एंड हमारा एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन होने वाला है कल परसों में। यहाँ पर देखिए, क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे वाक्य जो है उसको पढ़ना है। सबसे पहले लिखा है कि ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, कभी कभार वे पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, गिर जाते हैं। ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये क्षुद्र ग्रह है, इंग्लिश वाला भी दिखा देती हूँ, इंग्लिश की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि देखिए ये जो एस्टेरॉयड है इनका क्या काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहीं पर एक ऑप्शन आपको टिक करके बताऊं ताकि एक इंग्लिश वालों को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, तो देखिए इसमें जो है हमारा ए एंड सी वाला स्टेटमेंट सही होगा कि ये मूव करते हैं अराउंड द सन एंड दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये या इतना रट लो ना, ये इतनी बार पूछा गया है कि एस्टेरॉयड जो है कहां पर पाया जाता है, तो मार्स एंड जुपिटर, ये नाम ये रट लो, ठीक है। और ये मूव करते हैं अराउंड द सन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। और हिंदी में भी देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया क्षुद्र ग्रहों के बारे में, तो क्या सही होगा? पहले तो ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, और दूसरा कि ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ए एंड सी। देखिए, आपके जो भी कमेंट आते हैं मैं पढ़ती हूँ, उसके हिसाब से मैं करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो ये बात हो गई, ठीक है। प्लीज ये रट लेना। अच्छा, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, ये 17 है, इसका अगर आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिया तो बाकी दूसरे शिफ्ट से भी मैच कर रहा है ये, ठीक है, इसलिए लेकर आई हूं। चलिए अब चलते हैं इस पे 92। देखिए इसमें देखिए पूछ रहा है कि आप कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। लिखा है कि पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है और अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का क्षांश जान सकते हैं। तो दोनों बातें ही सही हैं, तो मैं यहां पर ए और बी दोनों को सही करूंगी और जाऊंगी पहले के साथ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और इसका इंग्लिश वाला भी दिखा देती हूं। देखिए इसमें दोनों सही है ना, कि इक्वेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन अर्थ एंड बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम हिज हर प्लेस अ पर्सन कैन फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ हिज हर प्लेस। तो दोनों बातें सही हैं, तो हम जाएंगे पहले के साथ, ठीक है। चलिए, हाँ बस ये है कि हिंदी इंग्लिश दोनों बार बार पढ़ने से थोड़ा सा समय वो चला जाता है।
चलिए अब ये देखिए 93 और इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। यदि दो स्थान ए तथा बी क्रमशः 20 डिग्री ईस्ट तथा 95 डिग्री ईस्ट पर स्थित है तो एक और बीच के बीच में कितना समय अंतराल होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 घंटे। आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 59 क्वेश्चन आपके हाथ में है, आप उसे करिए, एक क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। और इसमें कुछ है नहीं इंग्लिश दिखाने वाला, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 94 देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए, आप खुद बताएंगे कि रिपीट हुआ है या नहीं। मैंने कराया था ना। इसमें देखो लिखा है कि ऋतुओं के कारण, ऋतु की बात हो रही है, तो अब ऋतु पे आपको ध्यान देना है। ऋतुओं के कारण के बारे में जो कथन दिया गया है उसमें से सही विकल्प का चयन करें। पहला लिखा है कि पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में, देखिए मैंने रिवोल्यूशन की बात बताई थी ना, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, बट वहां पे मौसम भी था और यहां पर आपसे ऋतु पूछ रहा है, तो उसके बारे में पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। बात एकदम सही है। एंड ऋतु की बात हो रही तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, बाकी घूर्णन के कारण नहीं। आपको मैंने बताया है ये मौसम वाला है, ठीक है। तो चलिए सी वाला तो गलत हो गया। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पिछली कक्षा में हमने पूरी अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसलिए एक एक मैराथन आपके लिए जरूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। आप एक बार इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है ए एंड बी। इसमें क्या सही होगा कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ फिक्स्ड डायरेक्शन cause seasons and changes in the position of the earth around the sun changes seasons, ठीक है। तो ये दोनों बातें सही हो गई। चलिए अब 95 पे आ जाते हैं। चलो देख लेते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है, 95 में पूछ रहा है। सबसे पहले लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा होगा इसमें, कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं, ठीक है। क्या ये बात सही है? तो जी नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, यस ये होगा सही। दूसरा, बट और भी पढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साल, सागौन। आप मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने किया नहीं है पिछली क्लास में कि कौन से वृक्ष जो है किस तरीके के वन में पाए जाते हैं? तो वही तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ये दोनों गलत है। सही वाला क्या है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ओके चलिए देखो, रिपीट का मतलब ये नहीं कि पूरा छाप देगा, वो क्या करेगा, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के ना कहीं पे पूछ लेगा सही है, कहीं पे पूछ लेगा सही नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। चलिए अब हम आ गए 96 पे। चलो 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है कि सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्या इसमें सही होगा ये आपको बताना है। तो आज का सहारा एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। आज आप देखते हैं कि वहां पे कहीं भी हरा भरा नहीं दिखता है, बट पहले था। और यहाँ की जलवायु गर्म एवं शुष्क होती है। देखो दिन में तो 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, बट रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। सहारा में जो है रातें अत्यंत ठंडी होती हैं तथा तापमान जो है गिरकर लगभग 0 डिग्री। जी हाँ, जितना दिन में गर्मी होगी ना उससे ज़्यादा तो रात में ठंड पड़ती है। और सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब गर्मी इतनी ज़्यादा है, जलवायु गर्म है, तो ये लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसीलिए ये लोग फुल कपड़े पहनते हैं और ढीले ढाले की एयर जो है वो सर्कुलेशन बना रहे। साथ में यही कपड़े इनकी रात में मदद करते हैं, अत्यधिक ठंड से इनको बचाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये पहनते हैं। तो बाकी सारी बातें सही हैं। तो क्योंकि कई लोग क्या करेंगे ना, मैं जानती हूँ, इसलिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, A B C को सही करेंगे, बट वो कहेंगे भारी क्यों पहनेंगे, गर्मी होगी तो हल्के कपड़े पहनेंगे। तो इसलिए ये चीज ना लोगों के मन में आएगा, वो इसको गलत ठहरा देंगे, बट ऐसा नहीं है। और ऑप्शन भी दिया है, देखिए पहला आप सही करके आ जाएंगे, बट अगर आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर होगा A B C D। और रीजन क्यों है, क्यों भारी वस्त्र पहनते हैं, फुल कपड़े पहनते हैं जानबूझ के, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि उनकी पूरी बॉडी जल जाएगी, ठीक है। इसलिए वो पूरा ढकते हैं और ढीले ढाले रहते हैं। अब ये नहीं कि जैकेट पहन के कोट, नहीं, फुल पहनते हैं। व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा, पूरा फुल स्लीव का होता है, सॉरी पूरा फुल स्लीव का होता है, ऊपर से नीचे तक ढका रहता है। ओके तो चलिए ये हो गया सही। अब 97 यहां पर देखो, यहां इसमें आपको ना सही सुमेलित करना है 97 में। तो पहले एक बार मैं बता देती हूं, यहां पर देखो मूल सेल लिखा है, यहां पर कायांतरित सेल लिखा है। तो कुल मिलाकर पूछ रहा है कि इसमें से
कौन सा सही मिलान है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, चूना पत्थर मैंने पहले भी बताया है संगमरमर सही है, और चिकनी मिट्टी स्लेट। बलुआ पत्थर संगमरमर ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए मैं इंग्लिश वाला भी दिखा देती हूं आपको। कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि किसका किससे मिलान सही है। यहाँ पे ओरिजिनल रॉक दिया, यहाँ पर मेटामॉर्फिक। इसका राइट आंसर मैंने क्या बताया, ए और बी, ये दोनों ही सही है। जैसे कि लाइमस्टोन मार्बल है और क्ले हमारा स्लेट है। ठीक है, चलिए अब हम आ गए 98 पे, और इसमें कुल मिलाकर आपसे यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी जो है वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है, कौन सी गैस। ठीक है, तो ये आप सभी को पता ही है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप मुझे प्रतिशत में बताइए नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, और एक मैं ऑप्शन दे रही हूँ 78%, ऑक्सीजन 21%। क्या ये सही है या नहीं सही है, ये भी मुझे आप बताइएगा। तो सबसे बड़ा भाग यही है। ऑर्गन तो हमारा 0 पॉइंट में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, बट हाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा जो है सबसे ज्यादा है वायुमंडल में। सो हमारा 4 ऑप्शन इज राइट। जहां पे इंग्लिश की जरूरत लगेगी मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 99। चलिए ये देखिए, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि इन कथनों को पढ़ो तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करो। कथन ए क्या लिख रहा है कि बाह्य जो वायुमंडल में मौसम संबंधी, कितनी बार मैंने बताया, ये तो ट्रोपोस्फियर में होता है, जिसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, है कि नहीं। ट्रोपोस्फियर में होता है मौसमी घटनाएं, और ये लिख दिया बाह्य वायुमंडल में, तो ये तो बात वैसे ही गलत हो गई। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। जी हाँ, बाह्य वायुमंडल में, ये देखो रिलेट किससे कर रहा है, यहां पर देखो। सबसे पहले तो बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, बट जो बाह्य वायुमंडल है इसी से क्या होता है, पृथ्वी से प्रसारित, क्योंकि इसी के बारे में ही बोल रहा है ना, यहीं पे क्या होता है, रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो बी तो सही है बट ए गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और ये हमारा 100 है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस ऐसे ही रिपीट होता है, ठीक है ना, शब्दों के साथ तोड़ मरोड़ के। इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है अमेजन बेसिन के बारे में पूछ रहा है कि इसमें वनों के विनाश के बारे में ए और बी दिया गया है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। किसके बारे में, अमेजन बेसिन। सबसे पहले लिखा है कि वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, ये आप सभी जानते हैं, एवं सघन वन जो है बंजर भूमि में बदल जाता है। जितनी मिट्टी की ऊपरी परत हटेगी ना, उतना ही वो बंजर भूमि में बदल जाता है। विकास गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग जो है वो लुप्त होता जा रहा है। जी हाँ, ये इसका रीजन, दोनों बातें एकदम सही हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए, और जो इंपॉर्टेंट लगे ना आप नोट करते जाओ। नोट करने से क्या होता है कि आपको एग्जाम के समय में कॉपी से रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए 101 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश भी देख लो इसका। तो ठीक है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से कौन से कदम हमको उठाना चाहिए। तो अगर मैं इसका राइट आंसर यहां पर टिक लगा दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम से आप यहां पर देख सकते हो, मोर फोकस ऑन द, हमको किस पे ज्यादा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे फोकस करना चाहिए, एंड जो एल्टीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, इस पे करना चाहिए। तो ए एंड सी। इंग्लिश में भी देख लीजिए, मतलब नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पे हमको जोर देना चाहिए अगर आप सतत पोषण विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं, एंड हमको पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए। तो ए एंड सी ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए, तो 101 हो गया। अब हम आ गए 102 पे। क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूं, ये रहा। चलिए 102 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि इसमें एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में जनसंख्या पिरामिड की सहायता से निम्न में से कौन से उप विषय पढ़ाए जा सकते हैं। मतलब जनसंख्या पिरामिड से रिलेटेड आप कौन से उप विषय पढ़ा सकते हो। तो देखो, हम इसमें जन्म एवं मृत्यु दर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या की ही तो बात हो रही है ना। महिला और पुरुषों की जनसंख्या की हम तुलना कर सकते हैं कि कितना ज्यादा है कितना कम है। साथ में हम जो श्रमिक संख्या बढ़ रही है इसके बारे में भी। बट ये प्रवचन स्वरूप ये नहीं है, जनसंख्या पिरामिड में उप विषय पढ़ाने के लिए सही नहीं है। तो केवल ए बी एंड सी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ठीक है, चलिए अब 103 पे आ जाइए।
वही है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बार बार। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि इसमें पूछ रहा है दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। सही पे ध्यान दो, ठीक है। पहले देखो लिखा है कि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जी हाँ, ये बात सही है। और नीचे लिखा है कि मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण है। ये बात एकदम गलत। कच्चे माल से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, उत्पादक पूर्तिकार, ये हमारा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन है, इन दोनों के द्वारा होता है। बट ये बोल रहा है कि जो मारुति उद्योग है, जो स्टील अथॉरिटी है, ये भी इसके उदाहरण है, तो ये बात गलत है। तो इसमें राइट क्या कौन सा होगा? केवल एक है, पहला। ठीक है, चलिए 103 भी हो गया। अब हम आ गए 104 पे। इसमें देखिए 104 में पूछ रहा है कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? बताइए। और इसमें तमिल को इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, तमिल ही बोलेंगे। तो क्या कहते थे? मैंने पहले ही बताया है, वेल्लार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो जो भी लिखा हुआ है यहां पे कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व जो तमिल क्षेत्र है उसमें बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? तो वेल्लार कहते थे। पहला सही हो जाएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए 105 पे। देखिए 105 में यहां पे क्या पूछ रहा है कि हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों के साक्ष्य मिले थे। अब यहां पे क्या होगा? किसके मिले थे? वास्तविक हल के, मुहर के, खिलौना हल के, की गुफा में बनाए गए चित्र में हल? बताइए किसके मिले थे? तो यहां पर मिले थे खिलौना हल के। तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछेंगे जो कि कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है। हो गया। अब हम आ गए 106 पे। और ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि क्या ये रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। प्लीज ईमानदारी से बताना। इतनी बार तो मैं इसको करा चुकी हूँ। शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी, जो तमिल महाकाव्य है, किसके द्वारा किया गया था? इलांगो के द्वारा। ठीक है, शिल्पाधिकारम रट लो कि शिल्पाधिकारम कहीं पर भी आया तो इलांगो। और ये क्या है? ये तमिल महाकाव्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 106 भी हो गया। अब हम 107 पे आते हैं। देखिए 107 में शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया था, आप सभी जानते हैं। तो सही विकल्प का चयन करें। भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए क्या मंदिर मस्जिद का निर्माण इसीलिए किया गया था? तो जी हाँ, कि हम भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित कर सकें। सत्य और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने, उनका समर्थन पाने के लिए, इसीलिए किया गया था। तो तीनों की तीनों बातें सही हैं। चौथे के साथ जाएंगे। चलिए अब हम आ गए 108 पे। देखिए 108 में इसमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? तो ये तो रटने वाला है, मलयालम। याद रखिएगा, मलयालम जो है ना सबसे पहले हुआ था उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में। तीसरा जो है सही हो जाएगा। चलिए 108 भी हो गया। अब हम आते हैं 109 पे। यहां पे कुछ समझाने वाला तो है नहीं, आप भी जानते हैं। अब मैं इसमें क्या समझाऊं? ये तो सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना, तो पेडागोजी में तो समझाया भी जा सकता है। अब 109 में देखिए, इसमें पूछ रहा है कि संघ सही मायने में एक संगठन था क्योंकि, इंग्लिश भी देख लो, और संघ वॉज एन एसोसिएशन इन द ट्रू सेंस बिकॉज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि मेनी मेंबर्स रूल्ड टुगेदर थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स। इसीलिए केवल पहला ही सही है। इसलिए नहीं कि यहां पर वुमेन एंड जो कम मेकर्स है टू पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज, नहीं, जो मेनी मेंबर्स हैं वो रूल करते थे टुगेदर, एक साथ, थ्रू डिस्कशन और डिबेट्स में। इसीलिए हम संघ को क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं इन द ट्रू सेंस। तो रीजन एकदम सही है, पहला सही हो जाएगा। हिंदी में भी समझा दूंगी। देखिए संघ की बात हो रहा है कि ये सही मायने में एक संगठन था क्योंकि कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और विवादों के माध्यम से शासन किया। पहला सही है। बट ये नहीं कि इसमें महिलाओं और कामगारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया गया था। जी नहीं, केवल डिबेट और इस पर डिस्कशन करने के लिए किया गया था। तो पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया, मतलब बी गलत है। 109 भी हो गया ना। अब चलो 110 पे आते हैं। कमेंट करके बताना कितना सही कर पा रहे हो आप लोग।
अब ये तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। पहली सूती कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई थी? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, सूरत। बताइए, इंग्लिश भी देख लीजिए, बताइए। सभी जानते हैं बॉम्बे। फर्स्ट कॉटन जो है वो कहां पे स्थापित किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। राइट आंसर इसका क्या होगा? बॉम्बे। एक मिनट, बॉम्बे, ये रहा। ठीक है ना, पहली सूती कपड़ा मिल। बहुत से लोगों को लगता है कि अहमदाबाद है, नहीं, बंबई में स्थापित किया गया था। दूसरा सही है। 111। और ये फिर से वही स्टेटमेंट वाली चीजें हैं कि भारत में जो है प्रचारकों की गतिविधियों के संदर्भ में ए और बी जो है इस कथन पे इसको पढ़ो और बताओ इसमें से क्या सही है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। जी हाँ। और दूसरा लिखा है कि कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखेंगे। तो जी हाँ, व्याख्या भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, चलिए। हो गया 111 तक। अब आ गए 112 पे। 112 में देखिए क्या पूछ रहा है कि 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? तो किस लिए किया गया था? जाति उन्मूलन के लिए किया गया था। ये गलत वाली चीजें याद मत रखना कि लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की स्वतंत्रता, विधवा पुनर्विवाह। जी नहीं, परमहंस मंडली की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि क्या कर सके? अबोलिशन ऑफ कास्ट, जाति उन्मूलन के लिए। तो दूसरा सही हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम आते हैं 113 पे। चलिए, यहां पर लिखा है कि निम्न में से कौन से हिंदू सभाओं के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है। तो ये किसने कहा? ठीक है, तो ये कहा पेरियार ने। 4 ऑप्शन इज राइट। चलिए, अब आ गए 114। 1 यहां पे देखिए, फिर से ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा हुआ है और दोबारा से आपके सामने है। अच्छा, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना? मैंने थोड़ा समय दिया ही है आपको। कहां गया? ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 113। आपने स्क्रीनशॉट लिया है कि नहीं लिया है? क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि स्क्रीनशॉट के समय रुक जाया करो। तो ठीक है, रुक गई हूं। तो हो गया 113 का। अब चलो 114। चलिए, यहां पर देखो पूछ रहा है कि भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के कथन में 2 कथन पढ़ो, सही विकल्प का चयन करो। पहला लिखा है कि 1927 और 1935 के बीच भीमराव अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था जो निचली जाति के लोग हैं। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। और आज भी है ऐसा, आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। देखा होगा आपने, एक छोटा सा बच्चा मंदिर में चला गया या कोई और ऐसा चला जाता है, पूरा मंदिर ही धुलवा देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। तो दोनों ही बातें सही हैं और हम जाएंगे 4 के साथ। व्याख्या भी सही है। चलिए, अब हम आ गए 115 पे। देखिए 115 में क्या चीजें सही हैं? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक से रोक दिया। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी जो है हिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले ही बोला था कि जो भी होगा हम उसमें हिंसा नहीं करेंगे। वो हमेशा से अहिंसा के समर्थन थे, आप जानते ही हैं। तो इसीलिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन आप जानते ही हैं, इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बीच में हिंसा हो गई, तो इन्होंने इसीलिए रोक दिया क्योंकि हिंसा हो गया था। ये नहीं कि अंग्रेजी सरकार कुचल रहे थे या कामयाब नहीं हुआ या फिर बड़े नेता, जी नहीं, आपको पता है ये हिंसा के खिलाफ थे और इसलिए इन्होंने रोक दिया। तो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स वायलेंट, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था, जिससे कि बहुत से लोग जो है नाराज भी हुए थे। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा नंबर है? 116, और इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो चलिए, ये तो आसान है, गांधी जी से रिलेटेड है, आप सब कर लेंगे। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट जो है खिलाफत आंदोलन, तो आप इसको क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले इनका कौन सा हुआ था? तो आप जानते हैं रॉलेट, जो कि काला कानून था, इसी के बाद से विवाद बढ़ता है। उसके बाद से खिलाफत आंदोलन, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद से हमारा दांडी मार्च, और 1942 में ये देखिए
ये लास्ट में हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ये रट लो क्योंकि ये पूछेगा क्रोनोलॉजी में लगाने को, ठीक है। चलिए अब ये हम 117 पे आ गए, और ये तो कई बार पूछा है, आसान भी है बहुत, कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में हुई थी। बस ये तो बहुत सिंपल है, रट लो, 1950 में हुई थी भारतीय योजना आयोग की स्थापना। तो चलिए 127 का क्वेश्चन देखिए, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट लीड्स टू। सबसे पहले तो कहीं पर भी धर्म को लेकर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बात किया जा रहा है कि देखो हम धर्मनिरपेक्षता है, यहां पर हम जो है हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, आप जानते ही हैं। तो राज्य से अगर आप धर्म का पृथक्करण कर दो, मतलब उसको अलग कर दो, राज्य से धर्म, सभी इंसान है, सभी का धर्म समान है, ऐसा नहीं, किसी एक धर्म पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये किस ओर लेकर जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, जो भी ट्रायनमी होती है मेजोरिटी में, बहुसंख्यक जो भी विवाद होते हैं उसको रोकेगा, फंडामेंटल राइट्स जो है उसके उल्लंघन को रोकेगा, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, अच्छे से काम होगा डेमोक्रेटिक पे, यही होगा। प्रिवेंशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ कम्युनल राइट्स, ये नहीं, केवल A B C यहाँ पे सही होंगे। अभी हिंदी में अच्छे से समझा देती हूँ, देखिए यहां पर बात हो रही कि राज्य से धर्म का पृथक्करण, कोई भी राज्य है अगर आप वहां से धर्म का पृथकीकरण करते हैं, अलगाव करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तो ये हमको किस ओर ले जाएगा, बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाव की ओर लेकर जाएगा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव करेगा, राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि की ओर लेकर जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक हम कंट्री में रहते हैं, आपको पता ही है, धर्मनिरपेक्षता का ही मतलब है कि आपके लिए सारे धर्म बराबर हैं। बाकी ये नहीं कि आप सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम करें, जी नहीं। तो A B C, ठीक है, पहला हो जाएगा। चलिए अब 128 पे आते हैं। अच्छा एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगी, सुबह एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, बाह्य मंडल वाला, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर। इसमें कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि A वाला और B दोनों ही गलत हैं, बट अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर ना लिखा था कि थर्मोस्फीयर में जो है सारे मौसमी घटनाएं होती हैं, तो ये तो बात गलत है, क्योंकि मौसमी घटनाएं तो हमारी ट्रोपोस्फीयर में होती है, आप सभी जानते हैं, तो A गलत हो गया। बट B में उसमें थर्मोस्फीयर की ही बात की थी कि थर्मोस्फीयर क्या करता है, रेडियो तरंगे वाली बात हुई थी उसमें, तो B तो सही होगा ना, बट A गलत है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वैसे मैंने उनको आंसर तो दे दिया है, बट फिर भी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इसलिए 1 से 2 बार देखिए, एक बार में समझ नहीं आएगा। तो चलो 128 यहां पर देखो, निम्न में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो चलो देखते हैं, न्याय प्रणाली कौन करेगा, जस्टिस, न्यायाधीश तो ऑब्वियस ही बात है, पुलिस भी, सबसे पहले तो लोग पुलिस के ही पास जाते हैं, और वकील भी। यहाँ ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तीनों की ही भूमिका है, तो हम जाएंगे 4 के साथ, ठीक है। चलिए 129, ये पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, याद रखिएगा। देखिए, किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है, किस संगठन की बात हो रही है, ठीक है। तो किसने किया है, तवा, बताओ तवा मत्स्य संघ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, मैंने बताया है। स्वच्छ फाउंडेशन, सफाई कर्मचारी आंदोलन, आरोग्य सेवा, याद रखना इसका बेड़ा किसने उठाया है, तो सफाई कर्मचारी आंदोलन। तो इन्होंने जो है उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने। तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 130, अब ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। कानून के संदर्भों में A तथा B को पढ़ो, मतलब A को पढ़ो और B को पढ़ो तथा पहचानो कौन सा कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है, और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो चलो देखते हैं किस बात की हो रही, कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे, इस चीज की बात हो रही है। पहले लिखा है कि ऐसे कानून जो निश्चित करते हैं कि फैक्ट्रियां हवा या पानी को प्रदूषित नहीं करेंगी, क्या ये हितों की रक्षा होगी, आप मुझे बताइए। कि ये जो फैक्ट्रियां हैं वो हवा या पानी को तो ऑब्वियस ही बातें करती हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, सही विकल्प का चयन करना है। कार्य स्थल पर बाल मजदूरी रोकने वाला कानून, ठीक है। विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने को सुरक्षित करने वाले कारक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा केवल C, ठीक है, ये रहा। अच्छा यहाँ पे C भी होना चाहिए था, इन्होंने A तथा B को ही लिखा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। इसलिए आप पहले तो क्वेश्चन पहचानो पूछ क्या रहा है, कानून के संदर्भ में कानून उपभोक्ताओं के हितों की बात हो रही है, ठीक है ना, कि हितों की रक्षा करता है,
तो ये करेगा ना कि विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने वाला कारक। जैसे कि एक बार इंग्लिश में दिखाना चाहूं, देख लीजिए। तो 130 का देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या चीजें सही होंगी। तो यहां पर लिखा है ए एंड बी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ आइडेंटिफाई विच लॉ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की बात हो रही है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेस, लॉ एंश्योरिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो केवल सी इसमें सही है। और इसीलिए जब आप सी यहां पर देखते हैं तो आपको नीचे भी आना पड़ेगा, और फिर जब यहां पर आप आएंगे तो आपका सी यहां पे मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को जो है बनाया जाता है लंबा चौड़ा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो सके। चलिए, कंज्यूमर्स की बात हो रही थी इसलिए वो सही हो जाएगा। अब आ गए हम 131 पे। अब देखो 30 से 40 मतलब 60 में से आपके 40 तो हो गए एसएसटी वाले, जो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी, और 20 पेडागोजी, वो भी तो आएगा ना। तो वो भी बीच बीच में इन्होंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। चलो 131, इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करे। बात एकदम सही है। आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करे। भूत एवं वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करके करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाए। बात तीनों सही है। हम जाएंगे तीसरे के साथ। बहुत अच्छी बात लिखी है तीनों में, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। कल आपको टैग वर्ड्स मिल जाएगा, ऐसा टैग वर्ड्स जो कि हर एक सब्जेक्ट में काम है। तो कल का वेट कर लेना, ठीक है। चलिए 132 देखिए, लिखा हुआ है, दो कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार करो और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करो। यहां पर लिखा है कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वर्ग की विभिन्नताओं के कारण कक्षा में पूर्वाग्रह पैदा होती है। जी हाँ, कल्चरल बैकग्राउंड, आपका लैंग्वेज, आपका कलर, हर एक चीज जो है देखा जाता है क्लास में। इसे होता है नहीं कि अरे अच्छा तुम्हारी ये लैंग्वेज है, तुम्हारी भोजपुरी, मराठी, ये सारी चीजें होती हैं, जिसको एक टीचर को जो है बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ अच्छे से उनको डील करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को गलत दिखाकर सही का निर्देश देकर शिक्षकों को जी नहीं, कभी भी हमको बच्चों को गलत नहीं दिखाना है। यहीं पे लाइन खत्म, आगे पढ़। हर हाल में आप बच्चों को कभी ये मत बोलो कि तुम गलत हो, नहीं, आप उसको समझाइए। कई बार आपने देखा होगा कि पूरे क्लास के सामने किसी एक बच्चे को उठाकर उसकी बेइज्जती कर दी जाती है, तो फिर उस बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दूसरा तो गलत है, केवल पहला सही है। हम जाएंगे 4 के साथ, ठीक है। अभी आ गया 133। 133 देखिए, यहां पर देखिए, एक शिक्षक के रूप में भूगोल के मानवीय वातावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संप्रेषण थीम पर चर्चा करते हुए, किसकी बात हो रही है? मानवीय वातावरण। आप निम्नलिखित सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के किस थीम के साथ इसको जोड़ सकते हैं? तो चलो देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के साथ, जी नहीं। बात किस चीज की हो रही है? बात तो मानवीय वातावरण और बस्तियां, परिवहन की बात हो रही है। तो ये कहां से आ गया? उसके बाद से लिखा है कि ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के साथ, जी हाँ, ये होगा ही। पंचायती राज के साथ, ये भी नहीं होगा। यहां पर कोई आपका चुनाव या पंचायत ऐसी चीजें नहीं चल रही है। हमको वहां पर देखना है कि मानव का जो वातावरण है, जिसमें बस्तियां हैं, परिवहन है, संप्रेषण है, इस पे चर्चा करना है, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के किस थीम के साथ जोड़ सकते हो? थीम की बात हो रही है। थीम अलग अलग निकलते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे थीम निकलते हैं, सफाई अभियान हो गया, ऐसी ही चीजें हैं। उसके बाद से ग्रामीण एवं शहरी आजीविकाओं के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। तो डी, तो हमारा राइट आंसर है 4, बी एंड डी, ठीक है। चलिए, हो गया हमारा 133। क्वेश्चन नंबर भी आप देखते जाइएगा ताकि आपको भी एक आइडिया लगे कितने क्वेश्चन हो गए। और नीचे वाले आंसर पे कभी ध्यान मत देना, ये गलत होते हैं, ठीक है। अब आ गया 134। चलो आंसर जरूर बताना। आरक्षण के विषय पर चर्चा के समय एक शिक्षक को निम्न विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको समानता पे करना चाहिए, समता पे करना चाहिए, न्याय पे। ये रूढ़िवादिता को तो हमको चुनौती देनी है ना। रूढ़िवादी तो सबसे गलत चीज है, ये तो हो ही नहीं सकता है सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे कि आपके स्ट्रेस को कम करे एग्जाम में, इसलिए आपको सब पे ध्यान देना है। अब ये है 135। देखिए कितने लंबे चौड़े क्वेश्चन है। 135 लिखा है कि एक उदाहरण है निम्न में से कौन सा बच्चों को गतिविधियों में संलग्न रखने का, ताकि वे जिए गए अनुभव के माध्यम से सीख सके। अच्छा, मतलब कि जो अनुभव जितने भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसके माध्यम से बच्चा सीखे।
तो ऐसी कौन सी गतिविधि में आप बच्चों को संलग्न करेंगे? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो विद्यालय में एक सहकारी अदला बदली वाली दुकान चलाकर सहकारी आंदोलन के बारे में सिखाना। जी हाँ, कि देखो ऐसे सहकारी आंदोलन चलता है तो आप वहां पे अपने विद्यालय में ऐसी दुकान चलवा दो। दूसरा लिखा है कि विद्यालय परिसर से सूर्य ग्रहण देखते हुए सूर्य के बारे में सीखना। ये भी हो सकता है, ये गतिविधियां ही तो है। यहाँ पे बच्चा जिएगा, अपने अनुभवों के माध्यम से सीखेगा भी। एक लेख पढ़कर डाकघर के बारे में सिखाना। जी नहीं, यहाँ पे बच्चा पैसिव हो जाएगा। लेख पढ़ा रहे हो, हम कभी भी कोई भी चीज कब सीखते हैं? अभी जैसे कि मैं आपको एक थोड़ी सी क्लिप दिखा दूं कि देखो ये जो है ये गाड़ी कैसे चला रहे हैं। यहाँ पे कोई लड़की है, ये देखो गाड़ी कैसे चला रही है। आप उससे सीखेंगे, इससे नहीं सीखेंगे। अगर मैं आपको खुद ये एक्सपेरिमेंट आपके साथ करवाऊं तो आप सीखेंगे अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। ये होती है चीज, ठीक है। तो सी तो होगा ही नहीं। उसके बाद से लिखा है एक वृत्त चित्र देखने के पश्चात परिचर्चा एवं युद्ध क्षेत्र में अनुभवों को बनाना। जी हाँ, परिचर्चा कराओ, फिर युद्ध क्षेत्र में उन अनुभवों को बनाओ। तो ये बात सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, डी होगा। तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 136, विषय विशेष से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सामने लाने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे? ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कथा वचन तो कभी नहीं कराएंगे। निबंध में बच्चा पैसिव हो जाता है। प्रश्नोत्तर में आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चा तो प्रश्न पूछ नहीं रहा है, तो बच्चा तो ऐसे ही पैसिव हो गया। तो उनके पूर्व ज्ञान को हमको सामने लेकर आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? विचार मंथन करवाऊंगी। मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन दूंगी कि जहां पे बच्चे का विचार मेरे सामने आए। इससे मुझे पता चलेगा, अच्छा इस टॉपिक, जैसे कि मैं बच्चे से बोलूंगी ये बताओ पेड़ लगाना क्यों जरूरी है, तो बच्चा अपना विचार देगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 137, देखिए इसमें पूछ रहा है कि मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना आप ये किसके साथ संबंध है? क्या ये विवेचनात्मक परिप्रश्न है, बोध है, विश्लेषण है, कौशल है? एक बात याद रखना, मानचित्र पर आप किसी भी स्थान को ढूंढ रहे हैं तो ये आपने एक स्किल सीखी है। बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी पूरा इंडिया के मैप में ये पता ही नहीं है कि गुजरात कहाँ पे है, मुंबई कहाँ पे है, कर्नाटक, ठीक है, उड़ीसा कहाँ पे, ये नहीं पता है। तो ये कौशल है, ये स्किल है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ठीक है। चलिए 137 हो गया। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता ना तो आप ये कौशल तो बिल्कुल भी नहीं लगाते, आप यही लगा देते विश्लेषण, ठीक है। मैं जानती हूं, बट इसका राइट आंसर है 4। हमारा हो गया 137। अब हम आ गए हैं 138 पे। देखिए, मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी? न्यूनतम की बात हो रही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ना न्यूनतम अब डाल दिया एग्जामिनर ने। यहां पर देखिए, देखो लिस्ट मीनिंगफुल, मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है, बट सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट किसका है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो चलो देख लेते हैं कि न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। देखो, सचित्र उदाहरण का प्रयोग करो, बच्चों को सिखाना है तो एग्जाम्पल के साथ आप सिखाएंगे, वो भी डायग्राम के साथ बच्चा सीखेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा कोई अन्य अधिकार को देखने के लिए भिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करो, ये भी बात सही है। नवीन ज्ञान एवं सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ो। जी हाँ, नए नए विचार को पहले से जो ऑलरेडी है उसके साथ कनेक्ट कर दो। सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनको रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुस्मरण करने को प्रोत्साहित करना। मैं अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं पहले ही देख लेती हूँ कि टैग वर्ड्स कुछ मेरे काम का है कि नहीं। जैसे यहाँ पे स्मरण आया, तुरंत ये आपका सबसे कम हो गया, क्योंकि हम स्मरण याद करने रटाने पे फोकस नहीं करते हैं। तो न्यूनतम कौन सा है? यही है। बस आपको भी ऐसे ही करना है। स्मरण करना हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। चलिए और एक चीज और है, कल भी आपको क्लासेस मिलेंगे, हिंदी की भी क्लास मैं सोच रही हूँ कि कल दे दूं आप सभी को। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक शिक्षक भोजन संबंधी आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्यों की रूस के राज्यों के साथ केस अध्ययन पर परिचर्चा करता है। तो अधिगम के कौन पहलू पर वह बल दे रहा है? मतलब जैसे कि मिड डे मील है, दोपहर में बच्चे लंच कर रहे हैं, वहां पे उनको आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्य की जो भारत राज्य का जो है रूस के साथ केस अध्ययन कर रहा है, ठीक है। देखिए, भारत का रूस के साथ, तो वो अधिगम के किस पहलू पर बल दे रही है? क्या वो समझा रही है? स्मरण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, काट देना तुरंत। दूसरे देशों की संस्कृति की नहीं, हम कोई दूसरे देश की कल्चर का प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं साक्ष्यों के माध्यम से, तुलना करने में भेद दिखला, हम दिखा रहे हैं कि देखो हमारा उस राज्य से, उस देश से हमारा देश कैसे अलग है, भेद दिखाने की क्षमता पैदा कर रहे हैं। बस इतना ही काम है। तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है।
140। और 10 क्वेश्चन अभी और बाकी, अभी 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। ओके। एक सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक पिता को घर के कामों में लिप्त और माता को कार्यालय जाते हुए दिखाती है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि मम्मी लोग जो है घर का काम करती हैं, बाहर का काम हमारे फादर करते हैं। यहाँ पर एक अलग ही है कि मम्मी जो है वो बाहर का काम कर रही है और फादर जो है वो घर का काम कर रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और कुछ काम जो है महिलाओं को बता दिए जाते हैं कि यही तुम्हारा धर्म है, अगर तुमने ये काम किया तो तुम बहुत अच्छी हो। आपने देखा होगा ये सारी चीजें होती हैं, बट यहाँ पे एकदम उल्टा है। ये क्यों हो रहा है, इसका लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। क्या ये लैंगिक भेदभाव को सुदृढ़ कर रहा है, मतलब और मजबूत कर रहा है स्टीरियोटाइप को? बिल्कुल भी नहीं। ये लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर रहा है। यस, जी हाँ, ऐसा करके ये समाप्त करेगा और ये दिखाएगा कि कोई भी काम जो है किसी की पहचान नहीं है, कि ये काम बटा नहीं है कि ये काम लड़की, घर का काम लड़की करेगी, बाहर का काम लड़के। जी नहीं। तो ये इस चीज को समाप्त कर रहा है। बात एकदम सही है। ये इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, चुनौती दे रहा है। ये क्या कर रहा है, इक्वालिटी को प्रोत्साहित कर रहा है कि लड़का और लड़की होने से पहले हम एक इंसान हैं। जेंडर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सब इंसान है, सबके अंदर काबिलियत है, बस ये इसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा बी और डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 141 देखिए कितना अच्छा है। पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। इसमें देखिए, एक कक्षा के बच्चे स्कूल में पानी के नल को चलाए छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी वेस्ट हो जाता है। अब उनकी शिक्षिका पानी के संरक्षण को समझाने हेतु मरुस्थल में जीवन की कहानी उन्हें सुनाती है। वह किस शैक्षिक तरीके का उपयोग कर रही है, ये क्वेश्चन है। देखिए, आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश भी दिखाई देती हूं, तब तक देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम घर में भी इवन अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो वो उतना वैल्यू नहीं करते हैं पानी का, उनको लगता है अरे ठीक है। बट वहीं अगर आपको कहीं पर पानी ना मिले, किसी दिन पानी ना आए, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे लगता है अरे पानी तो कितना ज्यादा वैल्यू है, पानी कितना कीमती है। ये सारी चीजें आती हैं। अब बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, आप उनको कैसे समझाएंगे, बस यही पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मरुस्थल में जीवन की कहानी उनको सुनाऊंगी, तभी तो वो समझ पाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, वृत्तांत उपागम करूंगी, अवलोकनात्मक, ऑब्जर्व नहीं। ऑब्जर्व हमको नहीं करना, नहीं करना है, हमको दिखाना है बच्चों को। ना ही मैं कोई समस्या समाधान लेकर आऊंगी, ना ही मैं व्याख्यान, तो वैसे भी सही नहीं हो सकता है, यहाँ बच्चे पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। सबसे बेस्ट है कि पानी के संरक्षण को समझाने हेतु अगर मैं मरुस्थल में जीवन की कहानी उन्हें सुनाती हूं तो ये मेरा कौन सा तरीका है, ये है मेरा वृत्तांत उपागम, पहला सही होगा। ठीक है, इंग्लिश भी देख लो, ये एक नैरेटिव मेथड है। चलिए फिर से जेंडर का ही क्वेश्चन है। सीटेट में जेंडर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर लिंग आधारित मतलब जेंडर आधारित प्रकरण पढ़ाते समय कौन सी रणनीति अति उपयुक्त होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो संकल्पनाओं को परिभाषित करने के लिए आप बच्चों को परिचय दे दो। जी नहीं, ये कौन सा काम है, पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाओ, ये तो फॉर्मेलिटी है। दूसरा है कि आप वाद विवाद करवाओ, डिबेट करवाओ, परिचर्चा में बच्चे भाग लेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जी हाँ, अगर मेरे को कोई ऐसी टॉपिक पढ़ानी है ना, तो ये नहीं कि मैं रट्टा लगवा दूं, जी नहीं, डिबेट करवाइए ना, वहां पे बच्चों की सोच पता चलती है, उन बच्चों को लगाए रखो। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर चेतना बढ़ाने वाली नहीं, अधिगमकर्ताओं को विकिपीडिया, जी नहीं, ये सारे सोर्सेज बच्चों को निष्क्रिय बनाता है। सबसे बेस्ट होगा हमारा दूसरा। और एक चीज याद रखो, ये वाद विवाद और परिचर्चा एक पॉजिटिव वर्ड है, आप इसे पहचान सकते हैं आंसर। चलिए, यही होते हैं टैग वर्ड। ये क्वेश्चन तो देखो फिर से पूछ लिया है, रिपीट किया है ये क्वेश्चन। इसमें लिख रहा है कि ध्यान से देखिएगा, फिल्म में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकें पहने हुए एवं समूह में नृत्य करते हुए दिखाती हैं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो ट्राइबल लोग हैं, यहाँ पर देखिए क्या फिल्म में ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की जाती है कि जो ट्राइबल्स हैं वो केवल क्या करते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं और वो डांस करते हैं। ऐसा करने से आप क्या कर रहे हो, आप जो है क्रिएट कर रहे हो स्टीरियोटाइप्स ऑफ ट्राइबल्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादी सोच को आप क्रिएट कर रहे हो, परिणाम दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, जो कि नहीं करनी चाहिए। बस यही है इसका आंसर। हम यहाँ पर कोई उनका कल्चर नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, ना ही मैं उनकी दुर्दशा की और विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ अगर मैं अपनी फिल्म में ऐसा चीजें दिखाऊं, ना ही मैं कोई उनकी प्रोत्साहन करूँ। जी नहीं, इससे तो जनजातियों के प्रति रूढ़िवाद धारणा बनाना होगा ना। मतलब मैंने खुद बनवा दिया कि ये देखो ये ऐसे होते हैं, बाकी उनका जो परिश्रम है वो कोई नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया राइट आंसर 4।
देखिए फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो इसमें है कि सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? तो ये तो आसान सा है, तो हम इसको कहते हैं महाकाव्य, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे एपिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होती है ना कि जितनी भी भव्य और लंबी रचनाएं होती हैं देवताओं से संबंधित, सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एपिक्स। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट वाले, अब देखिए आपके सामने दो कथन दिया गया है और दोनों पे आपको विचार करना है। तो पहला लिखा है कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन में हुआ था, तो ये बात एकदम सही है। और दूसरा है कि बौद्ध धर्म की नई धारा जो है महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों में बोधिस्तों में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी, तो ये बात गलत है। हाँ, पहला सही है। ठीक है, तो बेसिकली रिवीजन ही हम कर रहे हैं, तो जो भी चीजें मैं आपको बताती जाऊं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें 4 सही है। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। तो तीसरा देखिए, बेसिकली इसमें आपको बताना है कि दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या सही नहीं है कि सही है, ये चीजें बतानी है। तो लिखा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है वो कुषाण थे, बात एकदम सही है। दूसरा है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। क्या ये बात सही है? तो ये भी बात सही है। देखिए दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो हम जाएंगे तीसरे के साथ। ठीक है, चलिए अब ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लगातार इस शिफ्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेटमेंट वाले, तो ये सब भी बाकी रह गया था, इसीलिए करा रही हूं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि प्रत्येक राजवंश के राजा जो है शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे और ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, और व्याख्या भी सही है, तो हम दोनों के साथ जाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलिए अब 5वें पे आ जाते हैं, मिलान करने पे। देखिए यहाँ पर जगह और समुदाय का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल करना है। मतलब ये जगह है तो उनका आप शिल्प कला ये जो है, तो आपको बताना है कि किस जगह पे कौन से शिल्प कला है। ठीक है, तो चलो देखो जो बीदर है यहाँ पे कौन सी है? तो तांबे तथा जो चांदी होती है उसमें जड़ाई का काम होता है यहाँ पे, तो A का 4 हो गया। तो सूरत का देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि बस एक इसमें नहीं, बाकी तो 3 ऑप्शंस बचे ही हैं। तो B का देख लेते हैं, सूरत। देखिए बीदर का तांबे तथा जादी, ये देखिए कितना नया क्वेश्चन है, तभी ये मैं लेकर आई और ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम में। तो तांबे तथा चांदी हो गई। बाकी बी का देखिए, बी में है सूरत, तो सूरत का किससे होगा? तो सुनहरे गोटा किनारे जड़ी वाले वस्त्र, आप जानते हैं कपड़े वगैरह का काम बहुत ज्यादा होता है सूरत में, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। तो बी का क्या होगा हमारा? तीसरा। तो जहां जहां पे ना उसको काट देते हैं, तो देखो ये भी खत्म, ये भी खत्म, देखा आपने, अपने आप आंसर आ गया। और सी का पांचाल है, तो ये लोहे से संबंधित था और सालियार जो है बुनाई से संबंधित था। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। काफी अच्छा नया क्वेश्चन है ये, देखिए। तो 5वां भी हो गया आपका। अब हम 6वें पे चले आते हैं, ये रहा। देखिए 6 में आपको बताना है क्या दोनों सही हैं। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी के काम के नहीं है। जी हाँ, बताया था उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है। कारण भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, तो हम जाएंगे चौथे के साथ। चलिए 7, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7। देखिए इसमें है कि यहां पर शब्दों का उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ, मतलब उनकी किस गांव में कैसी भूमिका है, इस पे आपको मिलान करना है। जैसे कि अगर मैं ग्राम भोजक की बात करूं तो आप नाम से भी लगा सकते हैं, होगा भूस्वामी या फिर जिसको बोलते हैं ग्राम प्रमुख, तो ए का हो जाएगा चौथा। तो इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। उसके बाद से है बी, तो गृहपति का क्या होगा? तो गृहपति को स्वतंत्र कृषक, तो बी का हो गया तीसरा, ये भी खत्म। और दास कर्मकार का हो गया
पहला, दूसरों की जमीन पर काम करने वाले। ये तो एक एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो हम जाएंगे पहले के साथ। 8वें पे आ जाइए। आप देखिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आपने अभी नया नया कर रहे होंगे। तो ये 8वां देखिए, 2 कथन दिया गया है। राजस्व की तैयारी राज्य व्यवस्था ने किसानों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। जी हाँ, देखिए जब भी रैयतवारी का नाम आएगा ना तो उसका संबंध किसान से होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बी में लिखा है कि रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया, ये बात गलत है, ठीक है। तो बी गलत है, ए सही है। और कभी डायरेक्टली पूछे कि रैयतवारी का संबंध किससे है तो किसानों से है, ठीक है। चलिए 8 हो गए हमारे। अब हम आ जाते हैं 9 पे। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए अच्छा, इसमें आपको बताना है 9 में कि सामाजिक सुधारक को उनके कार्य के साथ आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ज्योतिराव फुले तो आप सभी को पता है, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। तो ए का तीसरा खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आंसर आपके सामने है, बहुत आसान है। बेगम रुकैया शेखावत, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, तो पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। और ताराबाई शिंदे, इन्होंने, आपको पता है ये मैंने इतनी बार बता दिया, ये देखिए कितना रिपीट है, स्त्री पुरुष तुलना इन्होंने लिखा है। आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे सी के 4 से। देखिए कहीं पर भी आप देखो, आप सी से भी आराम से अपना आंसर निकाल सकते थे। तो ये होता है। और पंडिता रमाबाई, आज ही मैंने आज नहीं, कल वाली क्लास आपने देखी होगी ना, टेस्ट नंबर 2, उसी में मैंने बताया था कि पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने किया है, तो पंडिता रमाबाई। ये भी क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट में, तो देखा आपने। इसीलिए कह रही हूँ कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना आपका फायदा होगा। तो आपका आंसर अपने आप आ गया, एक पता होगा तो भी निकल आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए ठीक है, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में, बेगम रुकैया पटना और कलकत्ता में इन्होंने खोला, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, पंडिता रमाबाई पूना में, ठीक है, विधवा गृह की स्थापना की। चलिए 10वां है। देखिए, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने क्या प्रयास किया था, तो प्रयास किया था जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। और ये हमारे 11 क्वेश्चन। देखिए इसमें है सही विकल्प का चयन करना है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन से कथन सामाजिक सुधारक और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है। तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो कि संवाद के रूप में थे। जी हाँ। सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया, ये भी बात सही है। पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया, तो ये बात गलत है। तो केवल ए और बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 12 पे देखिए 12 का। तो बेसिकली यहां पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्न को प्रारंभिक से नूतन, मतलब स्टार्टिंग से लेकर नया तक आपको इसको एक क्रोनोलॉजी में लगाना है। प्रारंभ कहां से हुआ था, तो सबसे पहले भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। इल्बर्ट बिल को वापस लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो सबसे पहले आपका होगा ये कि भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। तो ए पहले होगा, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। एक ऑप्शन से आंसर आपका बाहर आ गया। उसके बाद से आपका वर्नाकुलर एक्ट, देन आपका इल्बर्ट बिल एंड लास्ट में आपका आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखा आपने, आंसर आपके सामने है। चलिए अब ये देखिए, इसमें देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यम वर्गीय नेताओं को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। क्या ये बात सही है राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड? बिल्कुल भी नहीं। मध्यम वर्गीय नेताओं की बात हो रही है। मध्यम वर्गीय नेताओं ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर बल दिया। इन्होंने निवेदन की राजनीतिक विफल रही, या फिर
मध्यम वर्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यम वर्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चंस काफी लंबे चौड़े आते हैं, ऐसे ही आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कि 2 कथन दिए गए हैं और आपको पता है कि 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, ये भी बात गलत है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, ये भी बात गलत है। तो दोनों गलत है। अब मुझे बताओ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तैयार हुई थी, इसका सही डेट लिखिए, साथ में इसमें किसका निर्माण किया गया था, प्लीज जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही गलत है। चलिए अब ये आपका आ गया 15। तो इसमें सौर मंडल के बारे में जो है कुछ चीजें लिखी गई हैं जो कि आपको इस पे विचार करना है। पहला है कि आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, ये एकदम गलत लिखा है। और बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चक्कर चारों ओर छल्ले होते हैं। जी हाँ, तो बी सही है और ए आपका गलत है, तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, चलिए अब हम आ गए 16 पे। कोई क्वेश्चन अभी तक आप देखिए कोई भी सीधा साधा सा क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें भी फिर से वही पूछा है कि निम्न में से कौन से अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है। तो एक आपका मैत्री, ये तो सभी को पता है, दक्षिण गंगोत्री हो गया, और भारती यही है, अदिति नहीं। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, ए बी एंड सी। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 पे। देखिए 17 का कि यहां पे पूछ रहा है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा निम्न में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। तो देखिए किससे गुजरती है, आपको पता होगा कि उत्तर अमेरिका अंटार्कटिका से गुजरती है। तो अंटार्कटिका तो यहां पर भी है और ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। केवल अंटार्कटिका से या फिर यूरोप और अंटार्कटिका से। तो देखिए अगर एक नाम भी गलत होगा, आप जानते हैं कि एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान इंग्लिश में भी देख लीजिए। 17 तो किससे नहीं गुजरती, तो यहां पर इसने क्या किया ना, यूरोप लिख दिया, इस वजह से यही आंसर हमारा गलत होगा। बाकी देखो अंटार्कटिका सभी में अंटार्कटिका जानबूझ के लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। उत्तर अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, बट यूरोप से नहीं गुजरती है। तो यूरोप याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही ऑप्शंस लगाकर देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो किससे नहीं गुजरती है, ये कर्क रेखा, विषुवत, मकर रेखा। तो ऑप्शन नंबर 3 यूरोप एंड अंटार्कटिका। ओके, चलो। और जैसा कि मैंने बताया है कि एक आपके नंबर्स वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। 18 देखिए, भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व ईस्ट को मानक यामोत्तर माना जाता है। यह रेखा निम्न में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ये तो सभी को पता है, पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। ठीक है, और इंग्लिश में भी देख लीजिए, बेसिकली पूछा था स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये किसके थ्रू होकर गुजरती है। तो ईस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए। नाइनटीन, तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। तो पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियां। सही चीज याद रखो, क्योंकि नीचे देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, यहाँ पे कंटीली उल्टा लिख दिया है। आप देखिए दोनों पे तो होगा नहीं, तो इसका पहला आंसर ही हमारा सही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। चलिए, हमारा 19 भी हो गया, अब हमारा 20। देखिए, इसमें लिखा है कि सहारा मरुस्थल के गुफा क्षेत्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह क्या दर्शाता है। तो ये इसीलिए दर्शाता है क्योंकि वहां के जलवायु में परिवर्तन हुआ था। सिंपल सी बात है, तो सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, इसीलिए। ना कि बहुत कल्पनाशील थे, लोग दुनिया में घूमे हुए थे, विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे, नहीं, जलवायु परिवर्तन हुआ था, ये आंसर है। ठीक है, चलो 21।
इसमें देखिए दो कथन दिए गए हैं कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। जी हाँ, एकदम सही है। और आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार उसके घनत्व को प्रभावित करते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसने क्या किया, स्टेटमेंट भी सही दे दिया प्लस रीजन भी सही दे दिया कि क्यों ऐसा होता है। तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, चलो अब ये आ गया हमारा 22। निम्न में से कौन सी स्थायी पौने हैं? तो स्थायी पौने तो इतनी बार पूछा है, इसको क्या कहते हैं, व्यापारिक पौने और पश्चिमी पौने। बस इतना याद रखो, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लाइज। ओके, बस इतना ही याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 23 देखिए, देखिए दो कथन दिए गए हैं ए एंड बी, दोनों को देखना है और बताना है क्या सही है। पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, एकदम सही है। और याद रखना है कि पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। पौनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। बट ये इस उच्च दाब से निम्न दाब के संबंध में रीजन सही नहीं है, बट स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए अभी आ गया आपका 24। इसमें है कि दो कथन दिए गए हैं, विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी भिन्नता पाई जाती है। जी हाँ, अलग अलग क्लाइमेट है तो अलग अलग डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा ही। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल यहां पर होने वाली वर्षा, ये केवल ने इसको गड़बड़ कर दिया, तो बी तो किसी भी हाल में सही नहीं होगा। तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। अब ये आ गया आपका 25। इसमें है कि लॉ इसके संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहां पर स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और इंग्लिश भी देख लीजिए। ये जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन पूछ रहा था, तो ये कहां पर है? अंटार्कटिका में। ठीक है, चलिए अब हम आ गए 26 पे। दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? कौन सा कारक? समय भी कर सकता है, प्रौद्योगिकी भी कर सकती है और जरूरत भी कर सकता है। देखो, जरूरत के हिसाब से तो संसाधन बन जाता है ना, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो चाहे वो समय हो, तो तीनों बातें सही हैं। तो हम जाएंगे 4 के साथ। चलिए 27 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्ण कटिबंध प्रदेशों में पाई जाती है? तो देखिए, मलेशिया में रबड़, ये भी है, ब्राजील में कॉफी एंड भारत में चाय, ये तीनों हैं। ठीक है, कनाडा में मक्का, ये नहीं है। तो ए बी सी ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सी रोपड़ कृषि, इसमें से कौन सी कृषि जो है वो विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कौन सी रोपड़ कृषि? एक तो मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय, ये कहां पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 27 भी हो गया। अब हम आ गए 28 पे, और ये क्वेश्चन आसान है। अब थोड़ा आसान क्वेश्चन, अभी तक तो बहुत सारे टफ क्वेश्चन मिले हैं। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म। ये तो बहुत आसान है। चलिए अब आपका आ गया 29। निम्न में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? सबसे पहले विविधता की बात हो रही है, डाइवर्सिटी की, तो गलत वाला बताना है। एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, तो ये तो है। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित, कल ही क्वेश्चन कराया था ना कि पदानुक्रमित वाली चीजें विविधता में नहीं हो सकती हैं। जो चीजें चली आ रही हैं, आप रूढ़िवादी जो चीजें बनी आई हैं, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो यही गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं पर अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये तो विविधता है। विविधता कौन सा नहीं है? तो वो ये है जहां पर अलग जाति के तो लोग हैं, बट वो उन सभी को क्या करते हैं? पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। तो दूसरा सही हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए 30। तो देखिए 30वां क्वेश्चन की काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो आप भी जानते हैं, स्टेट से ही आप
अंदाजा लगा सकते थे, राज्यसभा ट्रिक है, स्टेट मतलब राज्य, राज्यसभा, बहुत आसान है। चलो 31 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, कि जो संसद में जो प्रश्न काल होता है ना, वो क्या सुनिश्चित करता है, तो वो ये सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, बस न्यायपालिका विधायिका नहीं, कार्यपालिका। सो पहला सही हो जाएगा। 32 देखिए, निम्न में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, मॉल भी है, कौन सा नहीं है? तो दादन व्यवस्था, और यही इसका राइट आंसर होगा। अब ये दादन व्यवस्था क्या है एक बार देख लो। पुटिंग आउट सिस्टम, कई बार मैंने बताया है, तो ये कोई मार्केट का टाइप नहीं है, वीकली शॉपिंग मॉल्स है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे। तो तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? नॉट वाला। 33 देखिए, और ये भी क्वेश्चन मिलता जुलता मैंने कराया हुआ है। तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है ना कि जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था मतलब पुटिंग आउट सिस्टम से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? नुकसान आपको बताना है। तो बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, ये कोई नुकसान नहीं है। ना ही उनको बाजार तक ले जाने का परिवहन लगा, ये भी कोई नुकसान नहीं है। उनको नुकसान क्या है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है, यही है नुकसान। ठीक है, बाकी ये काम घर से करना पड़ता है, ये भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान यही है कि उनको उतना मुनाफा नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए 34 देखिए, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? आप भी जानते हैं किससे था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, यही सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसी से रिलेटेड है, तो पहला सही हो गया। चलो 35 देख लो। आंगनवाड़ी क्या है? सभी को पता है कि आंगनवाड़ी क्या है, बताइए। तो आंगनवाड़ी क्या है? एक बाल गृह, छोटे बच्चे आप देखते होंगे गांव में बहुत होता है, वहां पर जाते, मिड डे मील, वृद्ध आश्रम, महिला नहीं, छोटे बच्चे जाते हैं, उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं खेल खेल में। ठीक है, सो दूसरा सही हो जाएगा। थर्टी 36 देखिए, किस नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? मतलब भौतिक अधिकार की बात हो रही है, तो आप जो है न्यायालय में जाने का अधिकार इसमें से कौन सुनिश्चित करेगा? तो वो करेगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, भौतिक, याद रखना, जब भी भौतिक अधिकार का हनन होगा तो आप इसी के थ्रू ये सुनिश्चित करेंगे। मतलब न्यायालय में जाने का कौन सा अधिकार है? तो वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, दूसरा, याद रखिएगा। चलिए 36 भी हो गया। अब हम आ जाते हैं 37 पे। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करो, पहचानो कि कहां सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब दुरुपयोग का मतलब समझ ही सकते हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। अब ठोस तकनीकी कारणों के चलते अब तकनीकी की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना, ये तो है ही। कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना, ये भी है। तो बी एंड सी। ठीक है, चलिए 38 इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए, याद रखना कि न्यायपालिका का जो है ना वो विभिन्न स्तर जो है व्यवस्था में नहीं है, ये भी बात गलत है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, सही पूछ रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, बाकी
यहाँ पर देख, उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। अच्छा, मतलब उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हो, ये बात सही है। न्यायपालिका के विषय की बात हो रही है ना, तो न्यायपालिका के जो विभिन्न स्तर हैं, डिफरेंट लेवल्स है ना कोर्ट के, बट वो कनेक्ट तो एक दूसरे से ही है ना, अपील व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ये बात सही है। तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 39, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्न में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? फैक्ट वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, याद रखिएगा, ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने कौन सी याचिका दायर की थी? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। स्क्रीनशॉट ले लो, पहला सही होगा। चलो 40 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके का कारण बनती हैं? किसका कारण बनती है? तो अक्सर उसके विकास, सशक्तिकरण, विविधीकरण का नहीं, मार्जिनलाइजेशन का कारण बनती है। तीसरा सही होगा, हाशियाकरण का। तभी तो लोग एक जगह से अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। तो तीसरा सही है। फोर्टी 41 देखिए, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए? चलो देखते हैं। और ये हम किस क्वेश्चन, हाँ 41 पे हैं, तो बताइए। सबसे पहले देखो, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है, वो कॉन्टेक्स्ट पे है, इसीलिए। दूसरा कि ये बहुलित इतिहास है, एक नहीं, ये बहुलित है, ये भी है। इतिहास अखंड विशिष्ट है, इतिहास विवादास्पद नहीं, ये नहीं। संवेदनशील इसलिए होना चाहिए क्योंकि ए एंड बी आपका सही है, और आप जानते हैं कि इतिहास जो है संदर्भ पे है, बहुलित है, तो दूसरा सही हो जाएगा। इंग्लिश भी दिखा देती हूं। बिकॉज जो पास्ट है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, एंड देयर आर मल्टीपल पास्ट, एक नहीं है, मल्टीपल है। ये सिंगुलर की वजह से, और ये पास्ट इज नॉट कंटेंशंस, इसकी वजह से गलत हुआ है। सिंगुलर नहीं है, मल्टीपल है, ए एंड बी। चलो 42, देखिए इसमें, अच्छा इसके नीचे भी ऑप्शंस हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। 42 में नीचे भी है। तो देखो, इसमें पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनैतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है? तो चलो देखते हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। जी हाँ, सामाजिक और राजनैतिक जीवन अपने सीखने के अनुभव को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है, ये बात गलत है। सामाजिक और राजनैतिक जीवन, क्योंकि किसी की बात हो रही है ना, यहाँ पर देखिए, जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है, ये भी सही है। तो ए एंड सी, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 भी आपका हो गया। अब हम आ गए 43 पे। 43 देखिए, कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी? तो आपको ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी आपको अन्वेषण चर्चा मिल गया ना, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो गलत उत्तर के लिए दंड हो ही नहीं सकता है, मानकीकृत भी अपने आप एक नेगेटिव है, और बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना ये भी नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं। अच्छी चीज क्या है कि आप बच्चों को खोज करने में, एक्सप्लोर करने में, चर्चा करने के लिए कहो ना कक्षा में, तो दूसरा सही हो जाएगा। हो गया 44। देखिए इसमें इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। कैसे? तो प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बना देना। देखिए देशभक्ति का श्रेष्ठ रूप पूछ रहा है, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायी एवं संबंध होने की भावना को विकसित करें। सभी सामाजिक धार्मिक सुधारकों के प्रयासों की बिना उनके विचारों को कोई जांच किए हुए प्रशंसा करें। बिना सामाजिक संदर्भ बताएं स्वर्णिम प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान दे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व
एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों के द्वारा। इससे हम देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित कर सकते हैं। दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 इसमें है कि निम्न में से कौन सा समावेशी, समावेशी का मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया है, चाहे जो बच्चा जो है अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, अच्छे से नहीं सुन पा रहा है, अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, या फिर कोई नॉर्मल बच्चा है, आपने सभी को एक साथ बिठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और सभी के लिए समान शिक्षण, ऐसा नहीं करना है। जिसे जो जरूरत होगी आप उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षण विधि देंगे। अध्यापक द्वारा अलग पढ़ाना तो कभी हो नहीं सकता है सही। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन जी नहीं। हमें बच्चों को अवकाश नहीं देना है, जो विशिष्ट बच्चे हैं हमको सभी को शामिल करना है। जिसे जितनी जरूरत होगी हम उसके हिसाब से शिक्षण विधियों में चेंज करेंगे। ठीक है, परिवर्तन लेकर आएंगे, उसको बोलते हैं समावेशी। अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। 4 ऑप्शन विल बी राइट। अब फिर से आपका मिलान 46 देखिए, यहां पर दिया है कि सामाजिक व राजनैतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों को दर्शाता है, आप भी जानते हैं। तो कॉलम ए में है सामाजिक राजनैतिक जीवन की स्थितियां हैं और कॉलम बी में है अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए निर्णय। मतलब कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं किस सिचुएशंस में, किस कंडीशन में, तो बेसिकली वही है, ये कक्षा की स्थिति, ये निर्णय है। तो देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया की नहीं की स्थिति, अपूर्ण जवाब की स्थिति, अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति। यहां पर देखिए लिखा है अधिक जानकारी मांगना, उत्साह देना, पुनः फोकस करना, आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। सब कुछ पढ़ लिया है। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति किस पे हो सकती है, आप बताइए। तो उत्साह देने में कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, ये कक्षा की स्थिति है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसा हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला है ना कि सामाजिक राजनीतिक जीवन की कक्षा इसकी स्थितियों को दर्शा रही है, और बी में अध्यापक ने क्या निर्णय लिया, तो उत्साह देना। ठीक है, बाकी अपूर्ण जवाब की स्थिति में क्या होगा, अपूर्ण जवाब की स्थिति तो अधिक जानकारी मांगना। अब मान लीजिए जहां पर अपूर्ण जवाब होगी तो वहां पे अधिक जानकारी तो मांगेंगे ही। अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, इसका मतलब आपको पुनः फोकस करना है, और पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति मतलब आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आप पूरा मिलाकर एक बार देख लेना अच्छे से, ये इसका राइट आंसर है। चलिए 46 भी हो गया। 47, और ये देखिए ये कैसा क्वेश्चन है 47। सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कुछ एक्टिविटीज कराती है, और इन्हीं ये एक्टिविटीज हैं, इसके द्वारा वह निम्न में से कौन से संप्रत्यय को, मतलब ये सब कुछ करा के इसमें से वो कौन सा जो है कॉन्सेप्ट पूरा कराना चाहती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पिघली बर्फ का समुद्री जीवन पर प्रभाव की चर्चा। देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट्स के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा और अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा। तो कौन सी एक्टिविटी है ये? ग्रीन हाउस है, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, तापमान परिवर्तन। आपने सब कुछ पढ़ा होगा, तो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। तभी तो तापमान के कारण चाहे अम्लीय वर्षा हो, चाहे पिघलता हुआ बर्फ हो, तो ये हो गया जलवायु परिवर्तन। बहुत आसान क्वेश्चन है, भले से दिखने में लंबा चौड़ा है। चलिए 48। शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो करेगा पूर्व सक्रिय चरण पे, ना तो उत्तर, ना अंतः, ना ही कक्षा में। पूर्व सक्रिय चरण पे क्या करेगा? आवश्यक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। इंग्लिश भी दिखा देती हूं, देख लीजिए। प्री एक्टिव स्टेज, याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन है बट गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी पे करेंगे, आवश्यक सहायक सामग्री के विषय में चर्चा करेंगे। 49। देखिए इसमें सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का क्या उद्देश्य होता है? सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, विद्यार्थियों को सोचने के पैटर्न को समझना, जी हाँ, और विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। तो बी एंड सी होगा। प्रश्न की संख्या को नहीं बढ़ाना है, हमको पैटर्न को समझना है, उनको गहराई में लेकर जाना है। तो बी और सी।
चलिए 50। तो देखते हैं, भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करती हैं। अब विविध की बात हो रही है तो अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग, सभी की बात होगी, है कि नहीं। ये केवल तो कभी हो ही नहीं सकता है, ना ही अधिकांश लोगों के विचारों को, ना ही स्वर्णिम इतिहास एवं विवादित विषयों से बचकर रहने को। तो किसकी बात कर रहा है? वृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। ये सबसे बेस्ट आंसर है और इसी में है भारतीय विविध सामाजिक। तो ये इसीलिए सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं किससे पोषित करें? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 51 का देखते हैं। देखिए, पूछताछ मतलब इंक्वायरी से रिलेटेड चरणों के सही क्रम को चुनो, मतलब स्टेप आपको सही बताना है कौन सा है। तो प्रश्न पूछो, जांच करो, योजना बनाओ, अनुमान लगाओ, रिकॉर्ड रखो, चिंतन करो। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा आपका प्रश्न पूछना। तो ए हमारा स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये सब खत्म हो गए। उसके बाद से हमारा आएगा योजना बनाना और हमको अनुमान लगाना है, तो दूसरे पे ये आ जाएगा, तो ये भी खत्म। देखा, 2 से ही निकल आया। उसके बाद से आप रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद से आप जांच कर लेंगे और लास्ट में आ जाएगा चिंतन करना, तो दूसरा सही हो जाता है। तो ये होता है बेसिकली इंक्वायरी करने का सही क्रम। ठीक है, चलिए 52। 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, और एक कथन लिखा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। सामाजिक विज्ञान इसलिए नहीं आत्मसात करने का साधन नहीं है विचारधाराओं को। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है, ये बात सही है। तो ए गलत है और बी सही है। ठीक है, चलो 53। यहां पर देखो, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्न में से क्या दे सकता है? तो वो क्या दे सकता है? रुकैया शेखावत के द्वारा लिखित सुल्ताना का स्वप्न, जी हाँ। राज सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवन, ये भी बात सही है क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, तो ए और बी तो होगा ही। अब कृष्ण कुमार या फिर डेंजिल संडेला, इनकी बात क्यों कर रहे हैं? हमें तो महिलाओं से रिलेटेड है ना, तो महिलाओं से ही रिलेटेड कोई चीज देनी चाहिए और ये दोनों महिलाओं से ही रिलेटेड है, इसीलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, ऊपर ऊपर से भी देख लेना, क्योंकि अगर महिलाओं की बात हो रही है तो हमारा सिर्फ यही दोनों ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, चलिए 54। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है, जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियां और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापक निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? पहले के जितने भी कटिंग वगैरह है वो लेकर आ रहा है, जिसमें कहानियां हैं, फोटोग्राफ हैं, तो सोर्स मेथड ही तो है। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई क्षेत्र पे नहीं लेके गया है, कोई डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाया है, ये एक सोर्स मेथड है, उससे आपको दिखाएगा कि देखो इसमें किस तरह की जो वास्तविक कहानियां हैं, फोटोग्राफ हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, तो उसको शामिल करेगा जिससे बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 55। निम्न में से कौन सा कथन परियोजना मतलब प्रोजेक्ट आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? तो यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, तो नहीं वाला पूछा, यही सही होगा। बाकी और देख लेते हैं। रचनात्मक तो सही है, अच्छे अवार्ड है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना भी अच्छी चीज है। पूछताछ कौशल भी करना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो आप क्या करो, चारों ऑप्शंस पढ़ लो, जो आपको लगे अच्छा ये तो पॉजिटिव लग रहा है तो ये तो होगा नहीं, तो बचा हमारा पहला। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण मतलब इट हैंस अ कन्फॉर्मिस्ट अप्रोच, ये हमारा गलत होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और गलत वाला ही सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। 56। एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को, ये आपका पेडागोजी ही चल रहा है, विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। तो निम्न में से किस तरीके के
को अपनाने का प्रयास कर रही है। देखिए, जब भी आप स्वयं का आकलन करोगे ना, तो वो हमेशा आपका असेसमेंट एज लर्निंग होता है, याद रखिएगा। अधिगम के रूप में आकलन होता है, उसी को आप बोलते हैं आप अपना खुद का आकलन कर रहे हैं। इसको याद कर लो, अधिगम के रूप में आकलन या फिर असेसमेंट एज लर्निंग। तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। चलिए, ये आपका 57। निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए? मतलब जिससे कि आप आकलन कर सके, उसका मानक क्या होना चाहिए? प्रश्न पूछना, जी हाँ। न्याय और समानता के हेतु सोच भी होनी चाहिए। याद रखना एकदम गलत होगा, कभी सही हो ही नहीं सकता है। और एक कोलैबोरेशन मतलब सहयोग। तो A, B एंड D। तो ये रहा आपका राइट आंसर। याद रखना तो वैसे भी नहीं सही होगा, तो ये तो काफी आसान था। 57 भी हो गया। अब हम आते हैं 58 पे। ये रहा। निम्न प्रश्नों को पढ़ो, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के विश्लेषणात्मक मतलब एनालिसिस, ठीक है, उसकी दक्षताओं का आकलन करती है। तो लेखपाल कौन है उसकी, देखो रटने वाली नहीं होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है जहां पर आपको बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़े। तो ये तो वन लाइनर चीजें हैं। बाकी आप भेद बताओ इनके बीच में, उष्ण के बीच में और शीतोष्ण के बीच में, ये भी रटने वाला है। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कहाँ जाकर, ऑब्वियस सी बात है पुलिस स्टेशन जाएंगे। ये कौन सी बात हुई विश्लेषण में? किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणात्मकता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है? ये है क्वेश्चन, जहां पर आपको कैसे उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलू को आप बताएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 59। देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ, अंडरस्टैंडिंग पहलू का आकलन करता है? इन चारों में से बताना है। ठीक है, पहले लिखा है कि जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए। ये आपकी कौन सी समझने वाली है? 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध करो जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है। जी हाँ, ये हो सकता है। जहां पर भी रीजन, मैंने हमेशा से बताया, रीजन वाली जो चीज होती है ना, वो हमेशा ही सही होता है। कहीं पर भी कारण लिखा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है ना, तो ये सबसे बेस्ट आंसर होता है। बाकी इनका अंत कैसे हुआ, या फिर अगर नदियां सूख जाएं तब मनुष्य जीवन का क्या होगा, ये नहीं, समझ की बात हो रही है। समझ का आप कैसे आकलन करेंगे? तो कारण, रीजन वाले आंसर सही होते हैं। मैंने पहले भी बताया है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चलिए, सिक्सटी क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है? तो निर्दिष्ट प्रक्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, कक्षा में अभ्यास होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, या फिर ये निर्दिष्ट प्रक्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर यही है। इसमें क्या किया, अवलोकन को भी शामिल किया, मापने को और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। तो चौथा सही हो जाएगा। और आप पूछेंगे निर्दिष्ट क्या है, तो ये देखिए, इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड एक्शन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। चलिए, सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एंड जितनी भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, या फिर पहले भी, सब कुछ मैंने करा दिया, कुछ बचा नहीं है। अगर जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप बीच में से भी जुड़े हैं तो आपका भी अच्छा जाएगा। बस जितना पढ़ा है उतना अच्छे से सोच समझ के एलिमिनेशन मेथड का यूज करके करना, हड़बड़ाहट होके नहीं। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पहले उसे करें, बाद में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप उसको कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग।